नागार्जुन, दिगनागा और धर्मकीर्ति जैसे महान स्कॉलर्स में कॉमन क्या था, क्योंकि ये दुनिया के सबसे पुराने महाविश्वविद्यालय के ग्रेजुएट्स थे, जिसे एजुकेशन हब बोला जाता था और जहां देश विदेश से स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाते थे वो दुनिया में और कहीं भी नहीं पढ़ाए जाते थे, फिर चाहे वह वेद वेदांत हो, व्याकरण हो, ज्योतिषी शास्त्र हो, योग शास्त्र हो या फिर पॉलिटिक्स, ये सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते थे। लेकिन वर्ल्ड को इसके बारे में 19th सेंचुरी में पता चला। सदियों तक ये महान यूनिवर्सिटी दफन रही जमीन के अंदर। लेकिन क्यों? क्या यहाँ होने वाली पढ़ाई इस यूनिवर्सिटी की बर्बादी की रीजन थी या फिर विदेशी आक्रमण ने किया इस ज्ञान के मंदिर का सर्वनाश? जब नालंदा यूनिवर्सिटी जल रही थी तब सारी किताबें राख बन रही थी। तब उससे निकलने वाला धुआं कई दिनों तक या फिर कई महीनों तक देखा जा सकता था। बिहार एक ऐसा स्टेट जिसका नाम सुनकर हमारे दिमाग में क्राइम, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, गुंडागर्दी जैसे वर्ड्स आते हैं। एक ऐसी छवि आती है कि ये जगह भारत के अन्य राज्यों से कितनी पीछे रह गई। लेकिन आज से 1700 साल पहले बिहार की छवि कुछ ऐसी नहीं थी। नालंदा जिसकी कहानी की शुरुआत होती है गौतम बुद्ध से, जिसकी नींव रखी जाती है 5th सेंचुरी से। भगवान बुद्ध तो थे एक राजघराने से, लेकिन उनकी राजपाट को लेकर कोई भी उतनी रुचि नहीं थी और 21 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर घर से बाहर निकल गए। गौतम बुद्ध यात्रा करते करते मगध जा पहुंचे, जिसे आज हम बिहार के नाम से जानते हैं। उस समय मगध प्राचीन भारत का एक लर्निंग सेंटर हुआ करता था और वहीं रहकर भगवान बुद्ध ने मोक्ष की प्राप्ति की। गौतम बुद्ध जिस जगह पर बैठकर सबको ज्ञान की बातें बताया करते थे, उसके आसपास की जगह को वहां के रहने वाले व्यापारी ने गुरु दक्षिण में वहां की जमीन उनको दान दे दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और गौतम बुद्ध के इस दुनिया से जाने के बाद 5th सेंचुरी में वहां के गुप्त सम्राट राजकुमार 1 ने उस जगह को गौतम बुद्ध की याद में शिक्षा का केंद्र बना दिया और वहीं से शुरुआत होती है नालंदा विश्वविद्यालय की। 5वीं शताब्दी में भारत गोल्डन एज पीरियड से गुजर रहा था। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत हिंदुस्तान ने अनेक ऊंचाइयां प्राप्त करी, जैसे साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री, आर्किटेक्चर। हर विषय में भारत पूरी दुनिया से आगे उभर कर आया। उसी दौरान इस दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया, जिसने तकरीबन 800 साल तक अपने ज्ञान से पूरे विश्व को प्रकाशित किया, जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। लेकिन नालंदा पहले उतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि समय के साथ गुप्त साम्राज्य के राजा बदलते गए और बदलते राजाओं के साथ नालंदा भी धीरे धीरे बड़ा होता गया। गुप्त साम्राज्य के जाने के बाद जब यहाँ पाल साम्राज्य के राजाओं का राज आया, तब उनके राजाओं ने इस यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करते हुए नालंदा के डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे काम करवाए। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय है जहां पर एक ही परिसर में शिक्षक और छात्र दोनों रहते थे। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 300 बड़े कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय थी। पुस्तकालय में 90 लाख से ज्यादा किताबें थी। इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 1500 से ज्यादा शिक्षक थे। ऐसा बताया जाता है कि उस समय भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया हुआ करती थी कि हर 7 स्टूडेंट पर एक टीचर हुआ करते थे। लेकिन आज 50-100 स्टूडेंट पर एक टीचर होते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि यहाँ पर शिक्षा, रहना, खाना पीना और सभी निःशुल्क था। इसमें भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलेशिया जैसे सभी देशों के छात्र पढ़ने के लिए आते थे। नागार्जुन, दिगनागा और धर्मकीर्ति जैसे केवल इंडिया से नहीं बल्कि फेमस चाइनीज ट्रेवलर हुएन सैन भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और इन सभी छात्रों का चयन उनकी मेधा पर किया जाता था। सबसे खास बात यह थी कि वहाँ के छात्रों का चयन करने का तरीका बिल्कुल अलग ही हुआ करता था। आज के समय में स्टूडेंट को किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, लेकिन उस समय ऐसा बताया जाता है कि नालंदा में एडमिशन लेने से पहले उनका एंट्रेंस टेस्ट वहाँ के गेट कीपर लिया करते थे और अगर उस स्टूडेंट ने सही जवाब दे दिया तो तभी उसको वहां पर एंट्री मिलती थी। इससे यह पता चलता है कि नालंदा कितना महान हुआ करता था। और अगर वहां के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो राजनीति से दूर रखने के लिए वहां के आचार्य आसपास के 200 गांवों से भिक्षा मांग कर यूनिवर्सिटी का कामकाज संभालते थे। अब सोचने वाली बात है कि जिस यूनिवर्सिटी की शिक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया थी, जहां पर पूरे विश्व के छात्र पढ़ने आते थे, उसे जलाया क्यों गया?
कौन ऐसा है जो नहीं चाहता था कि भारत कभी विश्व गुरु बने या कभी विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़े। कुछ लोग यह कहते हैं कि इसे बख्तियार खिलजी ने नहीं बल्कि वहाँ के रहने वाले ब्राह्मणों ने जलाया था, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर माना जाता है कि इसे ब्राह्मणों ने नहीं बल्कि बख्तियार खिलजी ने जलाया था। लेकिन सच क्या है, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। साल 1931, जब मोहम्मद घोरी इंडिया पर अपना कब्जा करने के बाद अपने जनरल बख्तियार खिलजी को उत्तर पूर्व में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए ऑर्डर दे दिया। साल 1200 में खिजली वार लड़ते लड़ते पटना यानी बिहार जा पहुंचे और यही उसे एक ऐसी बीमारी हो गई जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके हकीमों ने इसका काफी उपचार किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब कुछ लोगों ने उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल सी भद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी। यह सुनते ही उसने आचार्य राहुल जी को बुलवा लिया तथा इलाज से पहले यह शर्त लगा दी कि वह किसी भी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। अगले ही दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा और ठीक हो गया। वह जैसे जैसे कुरान पढ़ते गया वैसे वैसे वो ठीक होता गया और चौकन्ना होकर बोला कि कुरान तो मैंने पहले भी पढ़ी है। तब वैद्यराज राहुल श्री भद्र जी ने बताया कि उन्होंने कुरान के कुछ पृष्ठों के कोने पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था। कुरान पढ़ने के समय वह थूक के साथ मात्र 10-20 पीस चाट गया और वह ठीक हो गया। और इस बात से उसको खुशी नहीं हुई बल्कि गुस्सा आ गया कि उसके हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। और उसको इतना क्रोध आ गया कि बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उसने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। और इस डर से कि कहीं कोई बच गया हो तो यह नॉलेज कहीं और न फैल जाए, उसने हजारों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मरवा डाला। दूसरी कहानी के अनुसार 2 धर्माचार्य थे, एक का नाम था तारनाथा और दूसरे थे सुम्पा खेम्पो। उन्होंने अपने अपने बुक्स में एक कहानी लिखी कि एक बार काकुटा सिद्धा नामक एक मिनिस्टर ने भिक्षुओं के लिए नालंदा में एक सेरेमनी रखी। उसी समय 2 हिंदू ब्राह्मण आए जिसे लोग तीर्थिका कहते थे और जब वह भिक्षा मांगने के लिए गए तो उन पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने उनका अपमान करते हुए उन पर गंदा पानी फेंक दिया, जिससे वह क्रोधित होकर श्राप देकर नालंदा को आग लगा दी। लेकिन किसी बात पर विश्वास करने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान जरूर दीजिए। अगर आप नालंदा के इतिहास पर एक नजर डालोगे तो उस समय नालंदा में कई सारे ब्राह्मण भी पढ़ा करते थे। फिर इतने जानकार और बुद्धिमान ब्राह्मण होने के बाद भी उनको ही एंट्री क्यों नहीं दी गई। दूसरी कि ये कहानी आज तक सिर्फ 2 ही किताबों में क्यों मिली और कहीं किताबों में क्यों नहीं मिली। लेकिन आप और भी किताबों को उठाकर देखोगे जैसे कि मिन्हाज सिराज, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उसमें नालंदा के जलने का कारण सिर्फ और सिर्फ बख्तियार खिलजी को ही बताया गया है। लेकिन इतने सालों के बाद भी कितनी सरकार आई और कितनी सरकार गई, लेकिन किसी ने भी दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करने के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन हमारी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री सुषमा स्वराज जी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणा से इसे फिर से बनाने का ऑर्डर दिया और फाइनली 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया। नरेंद्र मोदी जब नालंदा पहुंचे तो उन्होंने खंडहर बन चुके उस प्राचीन गौरव को गौर से देखा, काफी देर तक घूमे और इसके बाद यहाँ से करीब 17 किलोमीटर दूर बनी नई नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का भी उद्घाटन किया। 800 सालों के बाद एक बार फिर से नालंदा देश का गौरव बढ़ाने के लिए तैयार हो रही है। आज के समय में नालंदा में अभी भी कुछ काम बाकी है जिसे पूरा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक 2 एकेडमी बिल्डिंग्स के साथ 40 क्लासरूम तैयार कर लिए गए हैं जिसमें अलग अलग कंट्री के लोग पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाने का भी काम चालू है। और नालंदा में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का सारा सिस्टम 100% सोलर पावर से ही ऑपरेट होने वाली यह यूनिवर्सिटी होगी और 2025 में नालंदा पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।